गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? तो आज हम नागरिकता के बारे में समझेंगे। आज की जो हमारी टॉपिक होगी नागरिकता होगी। पिछले हम क्लास में हम संविधान के बारे में भाग 2 आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक हमने समझा दिया, तो उसी में से नागरिकता है। उसमें हम नागरिकता प्राप्त करने की ये विधियां हैं, तो इन विधियों के द्वारा हम क्या कहते हैं, नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो नागरिकता प्राप्त करने की इन सारी विधियां हैं, जिसमें सबसे पहले जो हुआ, तो नागरिकता अधिनियम कब लाए गए थे? नागरिकता अधिनियम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1955 ईस्वी में भारत देश में नागरिकता अधिनियम लाए गए। हमारे देश में कैसी नागरिकता है वह? हम बोलेंगे हमारा जो नागरिकता लिए गए वो इंग्लैंड से ली गई है। नागरिकता का जो हमारे संवैधानिक व्यवस्था में नागरिकता लिए गए हैं वो इंग्लैंड से लिए गए हैं। अब इंग्लैंड में एक हरी नागरिकता है, ठीक उसी प्रकार भारत देश में भी कैसी नागरिकता है? एक हरी नागरिकता है, जबकि यूएसए में दोहरी नागरिकता है। ठीक है, क्योंकि मतलब यूएसए एक तरह से 50 राज्यों का एक संघ है जो कि आपस में समझौते के द्वारा बने हैं। मान के चलिए कि वहाँ राज्य के भी नागरिक है, कुछ देश के भी नागरिक है अमेरिका के, लेकिन हमारे देश यहाँ ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे देश में केवल हम देश के ही नागरिक है और हम राज्य के निवासी है। हम कहते हैं भारत माता की जय, नहीं कहते हैं झारखंड माता की जय। क्यों? क्योंकि हम देश के नागरिक है। हम भारत देश के नागरिक है, ना कि हम राज्य के नागरिक है। राज्य के हम निवासी हो गया। हम कहते हैं कि हम झारखंड के निवासी हैं, या तो हम बिहार के निवासी हैं, या तो हम पश्चिम बंगाल के निवासी हैं। ऐसे कहते हैं, नहीं कहते हैं कि हम झारखंड के नागरिक है। ठीक है, तो नागरिकता के बारे में समझ आ गया कि नागरिकता अधिनियम जो 1955 में लाया गया था, वह इंग्लैंड इंग्लैंड देश से लाए गए थे। तो नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां होती है। हम कोई भी विधियां के बारे में जानेंगे। सबसे पहला होता है हम जन्म के आधार पर। सबसे पहला संशोधन 1946 में किया गया नागरिकता संबंधित, जो हमारा देश, जैसे कि हम बता रहे हैं आपको कि हमारा देश आजाद हुआ। हमारा देश आजाद हुआ तो 9 लोकतांत्रिक देश था। उतना समझा बुझा हुआ देश नहीं था कि वो किसी भी चीज को, उतना पढ़े लिखे लोग नहीं थे, उन्हें शिक्षित करने में काफी लगे। तो उतनी अच्छी यहाँ पे नहीं व्यवस्था लाई गई। लाई कब गई कि 1986 ईस्वी में नागरिकता अधिनियम तो 1955 में ला दिए गए। उसके बाद जन्म के आधार पर नागरिकता दे दिए गए, लेकिन इसमें संशोधन किए गए 1956 ईस्वी में। पूछा जाता है कि नागरिकता संबंधी अधिनियम में सबसे पहले संशोधन ये तो बदलाव कब किए गए थे? तो 1986 ईस्वी में सबसे पहले इसमें क्या किए गए थे, बदलाव किए थे। इसमें क्या है, यदि किसी के माता पिता, हमारे माता पिता, मान के चले हमारे माता पिता भारत में जन्म हुआ है, तो हमें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ये हमारा क्या कहता है, जन्म के आधार पर हो गए कि हमारा माता पिता जन्म भारत में हुआ है, तो हम लोगों को भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ऐसा कोई नहीं, चाहे हम कहाँ विदेश में हमारा जन्म होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे माता पिता तो भारत देश के हैं, तो उस आधार पर हमें नागरिकता दे दी जाएगी। ये पहली विधि है। और दूसरा जो विधि है वो वंश के आधार पर दी जाती है, जिसमें संशोधन 1992 में की गई थी। सेकेंड बार संशोधन, इसमें संशोधन 1992 में की गई। और वंश के आधार पर इसमें क्या कहा गया, इसमें चलिए इसमें कहा गया कि माता पिता दोनों में से दोनों भारत के हो तो नागरिकता दे दी जाएगी। इसको कहा गया कि नहीं, कोई बात नहीं है कि दोनों के दोनों ही भारत के हों, यानी कि माता या पिता दोनों में से एक भारत के भी हो, एक भी भारत की हो तो देश की नागरिकता दे दी जाएगी। इसमें कब कब कहा गया? 1992 ईस्वी में, जो कि वंश के आधार पर ये सेकंड नागरिकता प्राप्त करने की हमारे क्या होते हैं, सेकंड हमारे विधियां हैं। ठीक है, तो ये हमारे 2 विधियां आपने समझ ली। तो पहली विधि तो अगर हमारे माता पिता भारत में जन्म हुआ है तो हमें मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें दे दिए जाएंगे। यह कब? 1966। और सेकंड जो विधिया दी गई, वह कहा गया कि कोई जरूरी नहीं है कि माता पिता दोनों का ही जन्म भारत में हो। माता पिता दोनों में से एक का भी जन्म भारत में हुआ हो तो इसे हम नागरिकता दे दिए जाएंगे। मान के चलिए कि मेरे, हाँ, जैसे एग्जाम्पल में शिखर धवन, एग्जाम्पल में है शिखर धवन। मान के चलिए कि ये हार्दिक पांड्या की पत्नी कहाँ के थे? विदेश के थे। लेकिन हार्दिक पांड्या तो कहाँ के हैं? भारत देश के हैं। तो अगर उनकी पत्नी विदेश में रह रही है, अपने मायके नानी घर में रह रही है, तो वहां पे मायके में रह रही है, तो वहां उनके पुत्र जन्म होते हैं, तो क्या हार्दिक पांड्या के बेटे को क्या नागरिकता नहीं दिए जाते? बिल्कुल दिए जाते, क्योंकि उनके पिता भारत के हैं। चाहे वो किसी भी देश में उसका जन्म हो रहा है, लेकिन उनके पिता कहाँ पे हैं? भारत में है। तो इस आधार पर ये सेकंड विधिया होती है। और तीसरी विधिया है पंजीकरण के आधार पर। तो हमें पंजीकरण के आधार पर भी हमें नागरिकता दे दी जाएगी अगर आप भारत में 7 साल तक रह रहे हो तो। इसे किसे? राष्ट्रमंडल देशों को दिया जाता है। इसमें क्या? राष्ट्रमंडल देशों को दिया जाता है।
कि यदि कोई भी व्यक्ति दूसरे देश से आया, अब भारत में आया, घूमा-फिरा, ताजमहल, राजमहल सारा कुछ देख लिया, वहाँ पे घूम के कुतुब मीनार देख लिया, अच्छा लगा। ये भारत देश तो बहुत ही अच्छा है, यहाँ सब प्यार स्वभाव से रहते हैं। तो क्या भारत देश की उसे तुरंत नागरिकता दे दी जाएगी? नहीं, उसे तुरंत नागरिकता नहीं दी जाएगी, क्योंकि पंजीकरण के आधार पर ही उन्हें नागरिकता दी जाएगी। कहा गया कि आप 7 साल रहिए, 7 साल भारत में रहिए, अपना क्या देखिए अपना बर्ताव दिखाइए, अपना सोच, अपनी सकारात्मक सोच के बारे में कि क्या आप सच में भारत के प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं, भारत में रहने की आपकी इच्छा है, तब 7 साल तक रहिए, तभी आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ये तीसरी विधियाँ हैं, पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता आपको समझ में आ गई। अब चौथी जो नागरिकता है, वो देशीकरण के आधार पर दी जाती है। मान के चलिए देशीकरण के आधार पर कैसे दी जाती है? तो देशी, 10 से देशी, 10 से 10 साल। 10 से देशी, 10 से 10 साल। यदि कोई भी व्यक्ति भारत में आया, दूसरे देश से 10 साल रह रहा है, तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी, बशर्ते उसे 2 चीज़ों में क्या होनी चाहिए? निपुण होनी चाहिए। पहला, कला के क्षेत्र में। कला यानी कि मान के चलिए सामाजिक सेवा में वह निपुण हो जाए, या तो किसी भी कला, सामाजिक सेवा हो गया, साहित्य के क्षेत्र में वह निपुण हो जाए। ये कला के क्षेत्र हो गए। दूसरा हो गया विज्ञान के क्षेत्र में यदि वो अच्छा है, विज्ञान के क्षेत्र में भी अच्छा है, तो इस आधार पर क्या दे दी जाएँगी? उसे भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ये हो गया देशीकरण के आधार पर, यदि वो 10 साल से रह रहा है, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में निपुण है, तो दे दी जाएगी नागरिकता भारत सरकार के द्वारा। और 5वीं जो विधि होती है, वह अर्जित भूमि के आधार पर। मान के चलिए कि अभी भारत के पास अर्जित भूमि कितनी है? 0 है। अर्जित भूमि क्या कहते हैं? हमने भाग 1 में ही समझा थे कि अर्जित भूमि वैसी भूमि जो कि हमारे पास अभी नहीं है। मान के चलिए कि भारत आक्रमण करता है पाकिस्तान में, सारे को सुला देता है। पाकिस्तान में कोई व्यक्ति नहीं है, पाकिस्तान के पूरा देश खाली है, भूमि खाली है। वो भारत की अर्जित भूमि हो गई, वो हमारी खाली भूमि है, वहाँ की भूमि हमारा है, तो वो क्या हो गए? उस तरह से अर्जित भूमि हो गई। अर्जित भूमि जिसे हम खाली छोड़ देते हैं। तो यहाँ के अर्जित भूमि के आधार पर भी क्या कर दी जाएगी? नागरिकता दे दी जाएगी। यानी कि अर्जित भूमि के आधार पर मान के चलिए कि कोई देश भारत में मिलना चाहता है, ये तो कोई देश भारत में मिलना चाहता है या कोई राज्य भारत में मिलना चाहता है, तो उस आधार पर भी नागरिकता दे दी जाएगी, वो भी अर्जित भूमि के अंतर्गत आ जाता है। सिक्किम 19 जुलाई 1975 में भारत में मिला, तो वह एक अर्जित भूमि थी। तो क्या सिक्किम को भारत सरकार ने नागरिकता नहीं दी? सिक्किम में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को क्या भारत सरकार ने नागरिकता नहीं दी? तो इस तरह से होते हैं कि अर्जित भूमि पर भी हमें नागरिकता मिल सकते हैं। तीसरा हम अगर देखेंगे तो ये 5 विधियाँ हो गई। तो सबसे पहले रिवीजन एक बार फटले जल्दी से कर ले, तो नागरिकता कहाँ से ली गई? इंग्लैंड। इसका अधिनियम कब पारित किया गया? 1955। नागरिकता संबंधित पहला विधि कौन सी है? जन्म के आधार पर। जन्म, माता-पिता दोनों का जन्म भारत, तो हमें नागरिकता दे दी जाएगी। संशोधन कब किया गया? सबसे प्रथम बार 1986। सेकंड में क्या किया गया? माता-पिता दोनों में से किसी एक के भी जन्म भारत में हुआ है, तो भी नागरिकता दे दी जाएगी। जरूरी नहीं है कि माता-पिता दोनों ही भारत के हो। ये कब की गई? P1 के आधार पर किया गया, तो 1992 ईस्वी में। तीसरी विधियाँ थी पंजीकरण के आधार पर। यदि कोई 7 साल से भारत में रह रहा हो, वह सकारात्मक सोच रखता हो कि वो बहुत अच्छे कार्य करता हो, तो उसे हम पंजीकरण के आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे कि एनी बेसेंट हमारे देश के लिए फ्रीडम फाइटर का काम किए। स्वतंत्रता सेनानी है तो के रूप में काम की, तो उसे भी भारत की नागरिकता दे दी गई थी। एनी बेसेंट को। आता है देशीकरण के आधार पर, कोई भी व्यक्ति देशीकरण के आधार पर 10 साल से भारत में रह रहा है, साहित्य, कला, इन सभी के क्षेत्र और विज्ञान के क्षेत्र में वो काफ़ी निपुण है, तो उसे भी भारत सरकार नागरिकता दे दी जाएगी। नागरिकता यानी कि इंग्लिश में सिटीज़नशिप हो गया। और अर्जित भूमि के आधार पर, अर्जित भूमि यानी कि कोई वर्तमान में कोई देश अभी मान के चलिए भारत युद्ध किया, चीन को समाप्त कर दे, उसके भूमि को हड़प लिया, अर्जित भूमि हो गया। तो वहाँ कोई रह रहे होंगे चीन में, उनको भारत सरकार नागरिकता दे दी देगी। तो ये सिक्किम, जैसे कि 19 जुलाई 1975 में सिक्किम भारत में विलय हुआ, उसे भी वहाँ में रहने वाले सिक्किम में जितने भी निवासी रहते हैं उन्हें भी नागरिकता दे दी गई। रिवीजन हो गया। अब 2 और महत्वपूर्ण देखते हैं, एक होता है एनआरआई। एनआरआई क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंट इंडिया। नॉन रेसिडेंट इंडिया, तो एनआरआई वैसे लोग को कहते हैं
जो कि भारत के ही है, लेकिन दूसरे देश में जाके रह रहे हैं। मान के चलिए हम एक एनआरआई है, कल्पना कीजिए हम एनआरआई हैं, हम भारत देश के नागरिक हैं, हम दूसरे देश गए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। सॉरी सॉरी थोड़ी सी सर्दी हो गया हम, तो फिर से हम एनआरआई के बारे में बताते हैं। एनआरआई क्या होता है? हम भारत देश के नागरिक हैं। तो आपको डिस्टर्ब तो नहीं हुई दो क्लास में? थोड़ी सी फीवर है। चलिए एनआरआई के बारे में समझते हैं। हम भारत देश के नागरिक हैं, हम किसी भी देश में जाकर रह रहे हैं, मान के चलिए रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या तो नौकरी कर रहे हैं, ये दोनों में से किसी भी एक चीज कर रहे हैं। नौकरी कर रहे हैं, तो हम उस देश की नागरिकता भी हम ले लेते हैं, उस देश की नागरिकता हम ले लेते हैं, तो हमारा इस देश की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो हमें एनआरआई के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाती है। समझ में आ गया कि यदि हमने खुद का एग्जाम्पल लिया कि हम यहाँ के हैं, अमेरिका में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अमेरिका की नागरिकता लिए, वहां की नागरिकता लिए, तो भारत की नागरिकता आर्टिकल 9 क्या कहता है, खत्म कर देंगे। तो एनआरआई के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाती है, लेकिन एनआरआई वे लोग कहलाते हैं जो कि भारत के ही नागरिक है, दूसरे देश में जाके काम कर रहे हैं, वो एनआरआई नागरिक कहलाएंगे। एक होता है ओवरसीज नागरिक। ओवरसीज नागरिकता क्या होता है? इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने लाई थी। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने ओवरसीज नागरिकता एक विशेष प्रकार की नागरिकता होती है, जिसे लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने 2005 में लाए। और उन्होंने कहा कि वैसे बड़े-बड़े उद्योगपति, वैसे करोड़पति उद्योगपति जो कि दूसरे देश में जाके रह रहे हैं, उन्हें भी हम नागरिकता देंगे। काहे कि पैसा भेजेगा वो लोग। जब वे पैसा भेजेंगे तो हमारे देश की क्या जीडीपी ग्रो करेगी। इसलिए उन्हें भी हम नागरिकता दे सकते हैं ओवरसीज। ओवरसीज नागरिकता होगी और इस नागरिकता एक ऐसी नागरिकता होती है कि वहाँ के उद्योगपति भारत में आ सकते हैं बिना वीजा के। यहाँ पे क्या आपको दिख रही है? हम कह सकते हैं वीजा, VISA, वीजा। तो ये ओवरसीज नागरिकता को दी जाती है, नागरिक को दी जाती है कि वो बिना वीजा, उनके पास वीजा नहीं है तो भी वह भारत आ सकते हैं यदि उनके पास ओवरसीज नागरिक है। ये बड़े-बड़े उद्योगपति को ही दिए जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको नागरिकता के बारे में समझ आ गया कि आज के बाद आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे नागरिकता सब कुछ छूटेंगे नहीं। तो आज की क्लास यही स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।